सुषमा अरोड़ा मैम, वीरेंद्र सिंह जी एंड तरुण बंसल, जो कि होटल इंडस्ट्री के आप कहें कि इतने सालों से जुड़े हुए हैं और सभी आइकन हैं। आप सभी टूरिज्म ट्रेड से पधारे हुए ट्रेवल फ्रेटर्निटी के लोगों को मैं फर्स्ट इंडिया के इस कॉन्क्लेव पे वेलकम करता हूं और आज के पैनल डिस्कशन को आरंभ करते हैं। मैम नमस्कार, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूं। आपने भी ऑल दो रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट चूँकि आपका पिछला रिकॉर्ड बताता है कि आप जहाँ भी रहे आपका वर्किंग स्टाइल हमेशा अप्रिशिएट किया गया है। एज एमडी आरटीडीसी, पहला तो मैम कि आपका क्या फोकस एरियाज़ रहेंगे और आरटीडीसी की फ्यूचर प्लानिंग आपके नज़र में किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैम आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, अब मुझे पूरा 1 महीना हुआ यहाँ ज्वाइन करे और आते ही जो हमने शुरुआत करी शहर में, तो हमें लगा कि ऐसे कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन पर हम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो जैसे नाहरगढ़ में है, पन्ना मीणा की बावड़ी है और दुर्ग कैफेटेरिया है, उसको वापस शुरू करने की बात हो रही है। काफ़ी तैयारी हो चुकी है, जल्दी हम उसको शुरू करेंगे। इसके अलावा जैसा हम सब जानते हैं, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई, तो आमेर के मावठे में वहाँ भी 15 साल बाद पानी आया है, तो इस बार बोटिंग भी शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा जो हाथी गांव है, मैंने विजिट किया था। हाथी गांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट फुटफॉल जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है, 500 से 700 लोग डेली आते हैं। तो वहाँ पर एक अच्छा सा बहुत ही सुविधाजनक तरीके से जहाँ लोग स्टे करें और एंजॉय कर सकें, तो कैफेटेरिया खोलने के लिए भी हमारा MOU जो है वो तैयारी चल रही है। इसके अलावा जो बात आ रही थी एक फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में और जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, RTDC की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हैं और बहुत पुरानी और बेहतर प्रॉपर्टीज़ हैं। RTDC की जो USP है वो है हमारी लोकेशंस प्रॉपर्टीज़ की, बहुत ही सीनिक प्लेसेस पर हैं और जो प्राइवेट डेवलपमेंट हुए भी हैं, होटल्स खुले भी हैं, लेकिन हमारी जो है प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन बहुत अच्छी है। वो एक जो एडेड वैल्यू है वो हमारे पास है ऑलरेडी। और जहाँ तक पैलेस ऑन व्हील्स की बात आई अभी, तो आप सबने देखा कि पैलेस ऑन व्हील्स जो है प्राइड ऑफ राजस्थान बन चुका है। बहुत ही गौरव की बात है सबके लिए और उसको लेकर के भी बहुत हाइप है। अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो रहा है और इस तरह से कुछ नई चीज़ें जो हैं हम करने जा रहे हैं। मैम अभी रिसेंटली आपने कुछ नए पैकेजेस भी शुरू किए हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप RTDC के नए पैकेजेस को मार्केट कर पाएंगे और किस तरह से टूरिस्ट को फैसिलिटी दे पाएंगे। बिल्कुल सही कहा उपेंद्र आपने कि RTDC के पैकेज टूर्स तो पहले भी थे, क्योंकि RTDC का एक मेन मोटो तो ये है कि लाभ कमाना नहीं है, ये लाभ कमाने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि अपने क्लाइंट्स को, आम जो पर्यटक है जो एक सीमित बजट के साथ आता है, उसको फैसिलिटेट करना हमारा काम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो मीडियम बजट कैटेगरी है उसको ध्यान में रखते हुए पैकेज टूर्स नए भी हमने लॉन्च किए हैं। और जैसा कि पहले वाली चर्चा में ये बात आई कि आज जो ट्रैवलर है, टूरिस्ट है, उसमें यूथ का एक बहुत बड़ा योगदान है और वो बिल्कुल अचानक से टूर प्लान होते हैं और वीकेंड कल्चर जो है, वीकेंड टूरिज्म बढ़ गया है। तो इन वीकेंड टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ नए पैकेजेस बनाए हैं, जिसमें 1 नाइट आउट है, 2 नाइट आउट, 1 नाइट आउट। तो वो पैकेजेस हमने बनाए हैं जो, क्योंकि दिल्ली के हैं लोग और गुजरात से हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ से भी लोग ट्रैवल करते हैं। और जो कॉरपोरेट कल्चर है, एक बहुत काम से थके हुए होते हैं 5 दिन, तो 1 दिन आउटिंग का जो है वो कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है। और इसके अलावा मुझे ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो 1 नाइट आउट टूर के साथ ही हमने पिकनिक टूर्स भी हमने प्लान कर लिए हैं। तो बहुत ही रीजनेबल सा टूर है, सुबह 9 बजे शुरू होगा, AC बस में बच्चे जाएंगे, कॉलेज के हों या स्कूल्स के हों, और शाम 6 सवा 6 बजे वो वापस आएंगे। उन्हें जो शहर के मेन मॉन्यूमेंट्स हैं वो दिखाए जाएंगे, आमेर में उनको लंच कराया जाएगा, नाहरगढ़ में पड़ाव में उनको हाई टी एंजॉय करेंगे और उसके बाद शाम को वो अपने घर आ पाएंगे और बहुत ही बेहतर सुरक्षित व्यवस्था के साथ में वो इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तरुण बंसल जी, एज HR प्रेसिडेंट
काफ़ी बड़ा आपका नेटवर्क एसोसिएशन का है। जैसा पहले पैनल डिस्कशन में ये बात आई कि सरकार ने बहुत कुछ किया है और इंडस्ट्री की अपेक्षाएं काफ़ी हद तक हम लोगों ने डिपार्टमेंट के हिसाब से काफ़ी कुछ पूरी करने की कोशिश की है। हो सकता है और भी अपेक्षाएं रहें आपकी होटल इंडस्ट्री की, बट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज एसोसिएशन स्टेट को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं एज ए वेडिंग डेस्टिनेशन, वापस से मैं उसी पे आ रहा हूँ, एज वेल एज जो लेसन नॉन डेस्टिनेशंस हैं उनको एज एसोसिएशन आप किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, या कोई इस तरह की योजना हो तो आप बताएं। थैंक यू सर। राजस्थान एक बड़ा सौभाग्यशाली राज्य है इस मामले में कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के बीच में काफ़ी अच्छा सामंजस्य है। ये हमको RDTM में भी देखने को मिलता है, जो फॉरेन ट्रेड शोज़ हैं उसमें भी देखने को मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, चाहे इवेंट बेस्ड टूरिज्म हो, चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, वी आर रीचिंग न्यू हाइट्स डे बाय डे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सवाई माधोपुर में 40 नए होटल आ रहे हैं और मेरे ख्याल से वहाँ पे 9,000 और सो रूम नाइट्स आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड। फॉरेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी इज़ ओनली 1300 पर डे। ये सब फॉरेस्ट घूमने नहीं आ रहे हैं, दे आर कमिंग फॉर वीकेंड टूरिज्म। जैसे मैम ने कहा, दे आर कमिंग फॉर जस्ट, क्योंकि 4 घंटे दूर है दिल्ली से, तो चले जाते हैं सवाई माधोपुर में, एक रात रुकेंगे, हो सका तो त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कर लेंगे, अदरवाइज वैसे ही चले जाएंगे। सो ये टूरिज्म का स्वरूप बदल गया है। और जो डोमेस्टिक टूरिज्म की जो अपनी खुद की जो डिमांड है वो इमेंस है। अकेला दिल्ली NCR शायद 2-2.25 करोड़ पॉपुलेशन उसमें है। गुड़गांव 20 से 25 लाख लोग हैं, जो सब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा तबका है, और ये सब ट्रैवल करते हैं, सबके पास गाड़ी है, सड़कें अच्छी हो रही हैं। नाउ इससे पहले वाले टॉक में जैसे सुरेंद्र सिंह शाहपुरा साहब ने कहा कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में आप किस तरह से टूरिज्म को ले जाते हैं, होटल्स कैसे खुलेंगे। सी, होटल्स रूम्स आपको दे सकता है, होटल्स आपको रेस्टोरेंट्स दे सकता है। वॉट यू रिक्वायर इज कोऑर्डिनेशन। वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका रखरखाव कैसे है, और उससे भी पहले एक्सेस। और एक्सेस की मैं अगर बात करूँ तो पुष्कर तो एक एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशन है। जयपुर से आप पुष्कर कैसे जाएंगे? शताब्दी पकड़कर, अजमेर में उतरकर, ऑटो लेकर, फिर नाग पर्वत चढ़ के, या अगर आपके पास पैसा है तो टैक्सी में जाइए। एक AC कोच क्या रोज नहीं चल सकता जो सुबह चले जयपुर से और दोपहर में पुष्कर से वापस आ जाए? सो ये जो एक्सेस है, चाहे वो आभानेरी भानगढ़ की हो, चाहे वो कोटा बूंदी की हो, चाहे वो जोधपुर से ओसियां की हो, आप जैसे ही एक्सेस डेवलप करेंगे, फिर आप देखिए प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। एक्सेस इज अ प्रॉब्लम। फिर जैसे पिछले टॉक में एक बात आई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली नहीं है। कुंभलगढ़ के होटल्स के अंदर, कुंभलगढ़ आज एक टूरिज्म हॉटस्पॉट है, पर उनको लाखों रुपए हर होटल को खर्च करने पड़ते हैं बिजली के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो लाइन है वो तो एक पंचायत, एक रूरल एरिया के हिसाब से डेवलप्ड है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम टारगेट करेंगे तो टूरिज्म, और इससे जो आपको जो क्राउड आपको लग रहा है आमेर में, जयगढ़ में, उसको भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ये आपने सही कहा कि पुष्कर के लिए AC बसेस नहीं हैं, बट अभी जो ट्रेंड है बेसिकली वीकेंड टूरिस्ट जो है, अब दिखाएं तो जयपुर के आसपास के प्लेसेस में भी काफ़ी संख्या में खुद ड्राइव करके लोग आ रहे हैं, और वही जो है ट्रेन, और अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो नेचुरल है कि वो उस डेस्टिनेशन को कहीं ना कहीं और विजिट कर पाएंगे और पॉपुलर कर पाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे चूँकि आप FSTR से जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ डिपार्टमेंट से भी काफ़ी टाइम से आप जुड़े हुए हैं, और एज प्रोफेशनल आप सरकार की स्कीम से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं।
चाहे वो नई टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी हो या टूरिज़्म पॉलिसी हो, उसमें भी आपका काफ़ी कुछ फीडबैक रहा है। मेरा आपसे ये रहेगा कि चाहे वो रूरल टूरिज़्म पॉलिसी हो, चाहे राजस्थान टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी हो, काफ़ी कुछ सरकार ने प्रयास किए हैं और डिपार्टमेंट ने प्रयास किए हैं कि जो आप लोगों की एज ए स्टेक होल्डर डिमांड थी वो। वेलकम सर, आप वनडी साहब का और उपाध्याय साहब का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि चूँकि आप काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अभी वर्तमान में जैसे हम लोगों ने सजेशंस भी इनवाइट किए, चाहे वो टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी को लेके हो, चाहे टूरिज़्म पॉलिसी को लेके हो, इसके अलावा भी कोई चीज़ रही हो या आपके दिमाग में हो कि किस तरह से और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या किस तरह से जो इन्वेस्टर्स है उसको फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है, इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है और इस चीज़ के लिए तो मैं बड़ा ओपनली कह सकता हूँ कि आज की तारीख में राजस्थान सरकार ने टूरिज़्म को जो फैसिलिटीज़ दे रखी हैं वो अनपैरेलल हैं। दूसरे किसी स्टेट के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आज की स्थिति ये है कि राजस्थान के अंदर कैसी भी जगह हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, कहीं भी किसी भी स्केल की टूरिज़्म यूनिट खोली जा सकती है। 5 कमरों तक का होम स्टे हो सकता है, 6 से 20 कमरों तक का गेस्ट हाउस हो सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें एग्रो टूरिज़्म यूनिट हो सकती है। रूरल एरिया है तो रूरल एरिया में भी होम स्टे और हॉस्टल हो सकता है। और उसके अलावा डेफिनेटली कन्वर्टेड लैंड है तो उस केस के अंदर तो रेगुलर होटल हो ही सकता है। उसके अलावा फैसिलिटीज़, इंसेंटिव्स, उसके मामले में जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिया है वो बहुत अच्छा है। एक छोटी सी चीज जो मैं एज लेमैन कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म अकेला टूरिज़्म डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एफर्ट। हमारे यहाँ साफ सफाई भी ठीक होनी चाहिए, एक्सेस भी होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक हो, और जैसा मॉन्यूमेंट्स हैं उनका मेंटेनेंस भी ठीक हो। कई जगह जो एक प्रॉब्लम बार बार आ रही है वो है ट्रैफिक की। हर जगह कंजेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो टूरिस्ट का प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट होता है। और अब आपने जो नई टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी की बात करी तो उस टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी के अंदर अभी जो ड्राफ्ट आया है उस ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ हैं। कुछ माइनर इश्यूज हैं वो ऑलरेडी सजेशंस के अंदर दे दिए गए हैं और होपफुली लगता है कि वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर टूरिज़्म यूनिट्स चल रही हैं, जो कि जिनको आज एस्टेब्लिश हुए करीबन 30 साल 35 साल हो गए। और एक और इशू है जो मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि ये वो सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को केटर करता है। हमारे 5 स्टार एक सर्टन सेगमेंट को केटर करते हैं, हमारे जो 3 स्टार 4 स्टार हैं वो एक सेगमेंट को केटर करते हैं, बट जो सबसे बड़ा इकोनॉमी और बजट क्लास का टूरिस्ट है जो सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर आता है उसको यही केटर करता है, जो कि अभी रेजिडेंशियल एरिया में चल रहा है। और ये रिक्वेस्ट ट्रेड की काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और होपफुली ये इस टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी के अंदर एड्रेस हो जाएगी। थैंक यू वीरेंद्र साहब। 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा जो अक्सर, जैसे सुरेंद्र सिंह साहब ने कहा कि रूरल एरियाज़ में पावर का इशू रहता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को या डिपार्टमेंट को इसमें लीड करना पड़ेगा सर, कि इस तरह के जो रूरल टूरिज़्म पॉलिसी के तहत हम गाँवों को या डेवलप हुए हैं या इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ वहाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हमें इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि उस एरिया में कम से कम पावर वाला जो इशू है वो किसी तरह से सॉर्ट आउट हो। दूसरा, अक्सर ये बात आती है कि पुरानी हेरिटेज हवेली या कासल या इस तरह के फोर्ट्स हैं, उनको फ्री होल्ड पट्टा नगर पालिका, उसमें सर नगर पालिका अधिनियम में बाकायदा प्रोविज़न है,
बट ग्राम पंचायत मैक्सिमम 300 मीटर तक के पट्टे दे सकती है। अक्सर ये लोग अप्रोच करवाते हैं हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ और जो ऑनर्स हैं कि साहब कभी हम ही पट्टा जारी किया करते थे, अब हमें ही पट्टा नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ऑल्दो नई वाली इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने लिया है, बट इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है कि फ्री होल्ड पट्टा जिसमें कि 300 मीटर तक का जो राइडर है वो हटाया जाए और फ्री होल्ड पट्टा पंचायत भी जारी कर सके। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है। तीसरी, मैं चूँकि बीइंग ए ट्रेड मेरे से लोग मिलते रहते हैं, ट्रेड लाइसेंस का भी एक इशू है जो आप शायद कहीं ना कहीं मिस कर गए। नगर पालिका ऑथोराइज है ट्रेड लाइसेंस देने के लिए, बट चूँकि पंचायत में इस तरह का प्रावधान नहीं है, तो जो रूरल एरियाज़ में प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रेड लाइसेंस के लिए काफ़ी परेशान रहती हैं। आप हम सब इन सब इश्यूज़ को लेके कहीं ना कहीं जो है चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको समाधान की ओर लेके जाएंगे। तरुण जी, मैं आपसे चूँकि आप HRR के प्रेसिडेंट हैं और बहुत पुराना मुद्दा है, खान साहब भी बराजे में हैं, आपके जो बजट होटल्स हैं या मिडिल सेगमेंट के होटल्स हैं जो कि